Hello everyone. In this video I will explain Order 17 of Civil Procedure Code, that is adjournment. Adjournment is the important topic for the practicing lawyer and also important for judicial services examinations. Adjournment से जनरली डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं पीटी में, और जो कॉन्सेप्चुअल बन सकते हैं वो आप मेरी इस वीडियो से उसको भी क्वेश्चंस को कर पाएंगे। साथ में एडजर्नमेंट पर इंटरव्यू में क्वेश्चन बिल्कुल पूछे जा सकते हैं, क्योंकि इस पर एक लीडिंग केस है सैलम एडवोकेट बार एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2005। इस केस में एडजर्नमेंट को लेकर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छी गाइडलाइन दी है। उस गाइडलाइन को भी मैं अपने इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को बताऊंगी, सो दैट इन द मेंस एग्जामिनेशन यू कैन write that guideline, and if any question asked during the interview, तो आप उस इंटरव्यू में जो क्वेश्चन पूछा गया है एडजर्नमेंट पे, तो आप केवल बेयर एक्ट ना बोलें, बेयर एक्ट में जो लिखा है उसको कैसे इंटरप्रेट किया है उस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, उसको भी आप इंटरव्यू में बोलें। और अगर आपको एडजर्नमेंट चाहिए प्रैक्टिस में भी, तो भी आप उसका यूज़ कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं ऑर्डर 17। ऑर्डर 17 में कहा गया है कि एडजर्नमेंट कितने टाइम तक कितनी बार हो सकता है, कैसे होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें समझना चाहिए कि एडजर्नमेंट होता क्या है। एडजर्नमेंट इज द टेम्परेरी सस्पेंशन ऑफ द प्रोसीडिंग। एडजर्नमेंट एक टेम्परेरी, कुछ समय के लिए वो जो प्रोसीडिंग चलती है कोर्ट की, उसको टेम्परेरीली सस्पेंड किया जाता है अनटिल जो आपने कोर्ट ने वो नेक्स्ट डेट दी है उतने दिन के लिए वो प्रोसीडिंग रोक दी जाती है। एडजर्नमेंट इज द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट। पार्टी कैन नॉट क्लेम एडजर्नमेंट as a matter of right. Neither the plaintiff nor the defendant can claim from the court adjournment as a matter of right. He can claim adjournment under order 17। उसको right है कि if there any reasonable cause appeared and court is satisfied with the reasonable cause, जो आपने कारण बताए हैं, जो प्लेंटिफ वादी या प्रतिवादी, प्लेंटिफ या डिफेंडेंट, किसी ने भी जो कॉज, जिस कारण से आपको एडजर्नमेंट चाहिए, क्यों आप वो कोर्ट की प्रोसीडिंग को सस्पेंड कराना चाहते हैं टेम्पररीली, क्यों आप उसको रोकना चाहते हैं, क्यों आपको नेक्स्ट डेट चाहिए, तो देयर मस्ट बी सम टेंजिबल ग्राउंड, देयर मस्ट बी सम रीजनेबल कॉज। अगर आपने वो कॉज बताए, देन कोर्ट में ग्रांट। द टर्म यूज अंडर ऑर्डर 17 इज द मे। मैं हर वीडियो में आपको बताती हूँ कि मे, शैल, रीजनेबल, हर चीज का आपको मतलब पता होना चाहिए लॉ में। तो टर्म यूज इज मे, इट मीन्स दैट पार्टी को राइट तो है पार्टीज को। ऑर्डर 17 में दे कैन क्लेम एडजर्नमेंट फ्रॉम द कोर्ट, बट अल्टीमेटली इट इज द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट। कोर्ट मे अलाउ द एडजर्नमेंट और नॉट। सो फर्स्ट इज वेदर पार्टीज कैन क्लेम as a matter of right or it is the discretion of the court। PT के लिए और इंटरव्यू के लिए, yes, it is the discretion of the court। it is expressly mentioned under order 17 rule 1। उसके बाद एडजर्नमेंट किस स्टेज पे दिया जा सकता है, रूल 1 में स्पेसिफिकली लिखा है एडजर्नमेंट कैन बी ग्रांटेड एट एनी स्टेज ऑफ द सूट। किसी भी स्टेज पर, क्योंकि एडजर्नमेंट का रीजन क्या है, अगर कोई ऐसा रीजनेबल कॉज है जिसकी वजह से पार्टी उस पर्टिकुलर डेट पर प्रेजेंट नहीं हो सकती, तो उन्हें एडजर्नमेंट चाहिए। तो वो ऐसी प्रॉब्लम, ऐसा कोई रीजनेबल कॉज किसी भी स्टेज पर आ सकता है। तो जिस भी स्टेज पर आएगा आप कोर्ट से रिक्वेस्ट कर सकते हैं एडजर्नमेंट की। तो दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि किस स्टेज पर, तो एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग। एडजर्नमेंट किसी भी स्टेज पर दिया जा सकता है। एडजर्नमेंट मतलब जिस डेट पर आपकी, सपोज कोर्ट ने आपको 22 जून, एक एग्जाम्पल बता रही हूँ, सपोज 22 जून इज द डेट ऑफ अपियरेंस, पार्टीज के अपियरेंस के लिए, डॉक्यूमेंट के प्रोडक्शन के लिए, हियरिंग के लिए, कोई भी आपकी एक डेट लगी है। आपको लगता है किसी रीजनेबल कॉज की वजह से आप उस डेट को अपियर नहीं हो सकते हैं, या अपियर हो रहे हैं, तो आप पूरे उस एविडेंस, उस डॉक्यूमेंट के साथ में जिसके लिए अब वो डेट थी, आप उसको प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, तो आप एडजर्नमेंट मांग सकते हैं कि इस जो डेट की हियरिंग है इसको स्थगित करके हमें अगली डेट दी जाए। ये होता है एडजर्नमेंट। तो ये किसी भी स्टेज पर हो सकता है। देखिए, जनरल रूल
ऑर्डर 17 में ये है कि व्हेन हियरिंग स्टार्ट, जब भी किसी सूट में, किसी विवाद में एक बार हियरिंग स्टार्ट हो जाती है ना, तो जब तक कि एविडेंस का एग्जामिनेशन, जितने भी एविडेंसेस हैं, जितने भी विटनेसेस हैं, जो जो आप साक्ष्य के तौर पर प्रस्तुत करना चाहते हैं, जब तक कि आप नहीं कर लेंगे तब तक कि उसकी प्रोसीडिंग कैसी चलनी चाहिए, डे बाय डे। ऑर्डर 1 में प्रोविजो में क्लियरली ये चीज़ मेंशन्ड है। और तो मतलब डे बाय डे होना चाहिए। इसका मतलब क्या कि एडजर्नमेंट नहीं होना चाहिए। बट एक पार्टी मैक्सिमम, ऑर्डर 17 में कहा गया है किसी भी पार्टी को अगर एडजर्नमेंट चाहिए तो हम कितना एडजर्नमेंट, कितनी मैक्सिमम लिमिट क्या है, तो ऑर्डर 17 कहता है इट इज दी 3 एडजर्नमेंट। मैक्सिमम लिमिट इज दी 3 एडजर्नमेंट। मतलब जिस भी पार्टी को चाहिए वो मैक्सिमम कोर्ट से 3 बार एडजर्नमेंट करा सकता है। 3 बार आप अपनी प्रोसीडिंग को सस्पेंड करा के टेम्परेरीली एडजर्न कराकर नेक्स्ट डेट ले सकते हैं। तो देखिए, पहले तो आप ये समझिए व्हाट इज द ऑब्जेक्ट बिहाइंड ग्रांटिंग एडजर्नमेंट। क्यों एडजर्नमेंट किया क्यों जाता है, क्यों ये रूल है। तो एडजर्नमेंट का ऑब्जेक्ट है इफ देयर इज एनी रीजनेबल ग्राउंड, एनी सब्सटेंशियल कॉज, एनी रीजनेबल ग्राउंड, एनी टेंजिबल ग्राउंड इज देयर, कोई भी ऐसा युक्त कारण है, एंड दैट circumstance, any circumstance which is beyond the control of the party, जिसको कि पार्टी आफ्टर टेकिंग ड्यू केयर एंड प्रिकॉशन दैट पार्टी कैन नॉट प्रिवेंट सच सर्कमस्टांसेस। इसीलिए तो हमने एडजर्नमेंट किया। ऐसी कोई परिस्थिति है जो कि उस पक्षकार के नियंत्रण से बाहर की है ना। एक्ट ऑफ गॉड, जिसको आप लोगों ने टॉर्ट्स में पढ़ा होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा है, कुछ एक्ट्स होते हैं जिनको हम एक्ट ऑफ गॉड की कैटेगरी में रखते हैं, जैसे कि सुनामी हो गया, अर्थक्वेक हो गया, है ना, कोई ऐसी सिचुएशन का आ जाना जिसको कि आप कंट्रोल नहीं कर सकते। तो इसकी वजह से अगर आपको एडजर्नमेंट चाहिए, या कोई और रीजनेबल कॉज, सिकनेस की वजह से, इनएबिलिटी टू अपीयर बिफोर दैट कोर्ट ऑन दैट पर्टिकुलर डेट, इनएबिलिटी मे बी ड्यू टू सिकनेस, बीमारी की वजह से आप नहीं प्रेजेंट हो पा रहे हैं, और भी इनएबिलिटी हो सकती है। सपोज आपकी अपीयरेंस से पहले ही कोई एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें आपको सीवियर इंजरी आती है, जिसमें कि आप इनेबल हैं, यू कैन नॉट अपीयर बिफोर द कोर्ट। अगर ऐसी सिचुएशन है वही, तभी तो आपको एडजर्नमेंट दिया जाएगा ना। ऑब्जेक्ट तो यही था एडजर्नमेंट का। तो आप सोचिए, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि किसी प्रोसीडिंग में 3 एडजर्नमेंट ऑलरेडी हो चुके हैं और उस एडजर्नमेंट के बाद फिर कोई ऐसी सिचुएशन आती है, एनी सर्कमस्टांसेस विच इज़ बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द पार्टी, तो क्या कोर्ट एडजर्नमेंट प्रोवाइड नहीं करेगी? क्योंकि ऑर्डर 17 में तो लिखा है मैक्सिमम 3 एडजर्नमेंट। और प्रैक्टिस में आप लोग देखते होंगे कि एक केस में बहुत ज़्यादा एडजर्नमेंट अलाउ किए जाते हैं। ऐसा क्यों? देखिए, हमेशा आप देखिए व्हाट इज़ द ऑब्जेक्ट। तो हियर द ऑब्जेक्ट इज टू डू जस्टिस ड्यू टू द टेक्निकलिटीज ऑफ द प्रोसीजर। जस्टिस कैन नॉट बी डिनाइड। अब ये टेक्निकलिटीज ऑर्डर 17 की है कि मैक्सिमम 3 एडजर्नमेंट होने चाहिए। तो क्या इस टेक्निकलिटी की वजह से कोर्ट्स जस्टिस को डिनाई कर सकती हैं? बिकॉज द अल्टीमेट ऑब्जेक्ट ऑफ द एडजर्नमेंट अंडर ऑर्डर 17 इज टू डू जस्टिस। सो अगर 3 एडजर्नमेंट हो चुके हैं और अगर कोई ऐसी एक्सेप्शनल सिचुएशन दिखती है कोर्ट को, इफ देयर इज एनी सफिशिएंट कॉज, पार्टीज ने 3 एडजर्नमेंट के बाद भी एडजर्नमेंट मांगा है, तो क्या कोर्ट एडजर्नमेंट करेगी? देन कोर्ट विल एग्जामिन कि अगर हम ये आफ्टर द ये जो 3 एडजर्नमेंट के बाद अगर हम ये चौथा, पांचवा, छठा एडजर्नमेंट कर देंगे, what will be the impact of granting adjournment and what will be the impact if court deny or refuse to grant adjournment? That is called the balance of convenience. इसको balance of convenience भी कहते हैं। And court will also examine the irreparable loss, कि पार्टी को क्या लॉस होगा, क्या एडजर्नमेंट को डिनाई करने से, अगर हमने ऑर्डर 17 की जो टेक्निकलिटीज़ हैं इन पे फोकस किया और एडजर्नमेंट को डिनाई किया, वेदर इट विल
whether it will cause injustice to the party who is requesting the adjournment. कोर्ट देखेगी कि क्या उस पक्षकार के साथ अन्याय हो जाएगा. यदि अन्याय होगा एडजर्नमेंट को मना करने से, देन कोर्ट विल ग्रांट एडजर्नमेंट. तो इट शुड बी योर अप्रोच. जब भी आप किसी लॉ को पढ़िए, आप उसके ऑब्जेक्ट को देखिए. ठीक है. तो खैर ये हमारा हुआ कि 3 एडजर्नमेंट के बाद भी एडजर्नमेंट हो सकता है. देखिए अब ऑर्डर 17 में आपको कुछ रूल्स दिखेंगे. ऑर्डर 1 में प्रोविजो में कि व्हेन कोर्ट विल नॉट ग्रांट एडजर्नमेंट, कौन कौन सी वो परिस्थितियां हैं जब कोर्ट एडजर्नमेंट ग्रांट नहीं करेगी. साफ साफ लिखा है कि अगर कोर्ट को लगता है, पहली क्लॉज में यही है कि इफ कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट देयर इज एनी टेंजिबल ग्राउंड and circumstances are beyond the control of the party, then court will grant the adjournment. और उसमें मैंने आपको बताया क्या क्या परिस्थितियां हो सकती हैं. सिकनेस, इनएबिलिटी, है ना, ऐसी कोई भी एक्ट ऑफ गॉड हो सकता है जिसकी वजह से एडजर्नमेंट होगा. आगे आपके क्लॉजेस में लिखा हुआ है कि अगर इस रीजन से कोई पार्टी ये कहती है कि मेरा जो प्लीडर है, माई प्लीडर इज एंगेज्ड इन एनी अदर प्रोसीडिंग, मेरा जो वकील है वो किसी और केस में इन्वॉल्व है, इसकी वजह से वो इस डेट पर प्रेजेंट नहीं हो सकता, इसके लिए मुझे एडजर्नमेंट चाहिए, देन कोर्ट विल नॉट ग्रांट एडजर्नमेंट. और देना भी नहीं चाहिए. कोर्ट विल नॉट वेट फॉर योर प्लीडर बिकॉज यू कैन हायर सम अनदर प्लीडर. आप किसी और प्लीडर को उनकी जगह पर ले सकते हैं. तो आपका प्लीडर किसी और केस में व्यस्त है, इसकी वजह से आपको एडजर्नमेंट नहीं मिलेगा. दूसरी चीज, अगर इसमें एक और क्लॉज है, अगर आपका प्लीडर ड्यू टू द नॉन अपीयरेंस ऑफ द प्लीडर, अगर प्लीडर किसी और केस में है तो नहीं मिलेगा, बट ड्यू टू द नॉन अपीयरेंस ऑफ द प्लीडर एंड द रीजन ऑफ द नॉन अपीयरेंस इज एनी रीजनेबल कॉज, दैट इज मे बी द सिकनेस और इनएबिलिटी टू अपीयर. दैट जैसे आप कह सकते हो सिकनेस कि आपका जो प्लीडर है वो इसलिए अपीयर नहीं हुआ कि सपोज वो हार्ट का पेशेंट है, आपके जो वकील हैं वो हार्ट के पेशेंट हैं, वो उनको शुगर के पेशेंट हैं. जो ऐसे पेशेंट होते हैं, देखिए वो रेगुलर वर्किंग बहुत अच्छे से करते हैं, बट ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ ग्लूकोज लेवल, उनकी बॉडी में अचानक से कभी कभी इंक्रीज और डिक्रीज होता रहता है शुगर के पेशेंट्स में. तो अचानक से अगर उनका इंक्रीज और डिक्रीज हो गया, आप 2 दिन पहले ही आपको पता चला, और आपके जो प्लीडर हैं, आपके जो वकील हैं, वो हॉस्पिटलाइज्ड हो गए. क्या इस सिचुएशन में वेदर इज इट पॉसिबल कि इन दिस 2 days वो जो पार्टी है, क्या वो दूसरे एडवोकेट को हायर कर सकता है? इज इट नॉट पॉसिबल. 2 दिन में वो हायर नहीं कर सकता, क्योंकि अगले एडवोकेट को आपकी पूरी स्टोरी समझनी होगी. उसके अकॉर्डिंग डिफेंस अगर है तो डिफेंस फ्रेम करना होगा, क्लेम करना है तो क्लेम करना होगा. तो 2 days सफिशिएंट नहीं है दूसरे एडवोकेट को हायर करने के लिए. अगर ऐसी सिचुएशन है, देन कोर्ट विल ग्रांट एडजर्नमेंट. लेकिन आपका वकील इसलिए अपीयर नहीं हुआ क्योंकि वो किसी और केस में एंगेज है, तो एडजर्नमेंट नहीं मिलेगा, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में आप किसी और एडवोकेट को हायर कर सकते थे. ठीक है. अब देखिए इनएबिलिटी, हो सकता है आपका ये जो एडवोकेट हैं वो कहीं जा रहे थे या आ रहे थे और उनको सीवियर इंजरी मिलती है, पहुंच जाती है किसी एक्सीडेंट में. तो इस सिचुएशन में भी पॉसिबल नहीं है कि आप तुरंत से किसी एडवोकेट को हायर कर लें. तो आप कोर्ट से रिक्वेस्ट कर सकते हैं फॉर एडजर्नमेंट कि अगली तारीख मुझे दे दी जाए, ताकि मैं इस बीच में या तो दूसरे एडवोकेट को हायर कर लूं, या तो मेरा ही एडवोकेट जो है हो सकता है उनकी वो नॉर्मल हो जाएंगे. अगर वो नॉर्मल हो जाएंगे तो वही अपीयर होंगे, अदरवाइज हम दूसरे एडवोकेट को हायर करेंगे. तो क्या समझ, अब तक मुझे लगता है आपको इतनी सुनने के बाद आपको बिल्कुल समझ में आया होगा. There must be some reasonable cause, then only court will grant adjournment, otherwise not. ठीक है. तो अब देखिए इस पर सैलम एडवोकेट बार एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2005 बहुत ही अच्छा केस है. इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि क्या गारंटी है कि 3 एडजर्नमेंट होने के बाद किसी व्यक्ति के पास में कोई रीजनेबल ऐसी सर्कमस्टांसेस नहीं अपीयर हो जाएंगी जो कि उसके बियॉन्ड कंट्रोल होंगी. अगर ऐसी सिचुएशन अराइज होती है, देन कोर्ट मस्ट बी लिबरल. और आफ्टर जो 3 एडजर्नमेंट कर दिए हैं उनके बाद भी इवन अलाउइंग 3 एडजर्नमेंट, कोर्ट में फर्दर ग्रांट एडजर्नमेंट.
बट जब भी कोर्ट एडजर्नमेंट ग्रांट करेगी विद द एडजर्नमेंट जब करती है तभी उसकी सस्पेंड करके प्रोसीडिंग नेक्स्ट डेट की जो कोर्ट हियरिंग देगी, ठीक है, नेक्स्ट डेट आपको देगी, एडजर्नमेंट प्लस इशू नेक्स्ट डेट, अगली डेट कोर्ट देगी। उसके साथ में कोर्ट एक काम और करती है, दैट इज द इम्पोजिशन ऑफ कॉस्ट। कोर्ट विल इम्पोज कॉस्ट, जो पार्टी एडजर्नमेंट मांग रही है उसके ऊपर कोर्ट कॉस्ट इम्पोज करती है। इस केस में कोर्ट ने बोला था जो भी कॉस्ट कोर्ट इम्पोज करेगी, अब देखिए कॉस्ट क्यों इम्पोज करते हैं, इसका भी ऑब्जेक्ट आप समझ लीजिए कि एडजर्नमेंट में कॉस्ट क्यों इम्पोज करना। जब भी एडजर्नमेंट होता है प्रोसीडिंग का तो उसकी वजह से क्या क्या होता है। एवरी एडजर्नमेंट डिले द प्रोसीडिंग ऑफ द कोर्ट, हर एडजर्नमेंट की वजह से कोर्ट की प्रोसीडिंग डिले होती है। तो फर्स्ट एडजर्नमेंट डिलेज द प्रोसीडिंग ऑफ द कोर्ट, सेकंड एडजर्नमेंट की वजह से पार्टीज का हैरेसमेंट भी होता है। पार्टीज हैरेस होती हैं कैसे, फिजिकली उनको आज इस डेट पर अपियर हुई, नेक्स्ट डेट पर उनको फिर अपियर होना है ना। दूसरी विटनेसेस को भी हैरेस होना पड़ता है, आज सपोज डेट लगी थी अब फिर वो अगली डेट को आएंगे। एक्सपेंडिचर, टाइम वेस्ट होता है, साथ में एक्सपेंडिचर का भी, मनी का भी वेस्टेज होता है। इस डेट पर आए फिर अगली डेट पर आए, फिर अगली डेट लगेगी फिर आएंगे। डिले दी प्रोसीडिंग, ये प्रोसीडिंग को डिले करता है, पार्टीज को हैरेस करता है, टाइम बर्बाद होता है, कोर्ट का भी पार्टीज का भी, मनी भी वेस्टेज होती है। इसलिए कोर्ट क्या इम्पोज करती है, हर एडजर्नमेंट पर कोर्ट विल इम्पोज द कॉस्ट ऑन द पार्टी हु इज रिक्वेस्टिंग फॉर द एडजर्नमेंट। भले से कोर्ट एडजर्नमेंट तो कर देगी, इफ देयर इज सफिशिएंट ग्राउंड देन कोर्ट मे अलाउ द एडजर्नमेंट, बट एट द सेम टाइम कोर्ट विल इम्पोज द कॉस्ट। अब इसी केस में बोला कि कोर्ट ने कॉस्ट कैसी होनी चाहिए। इस केस में ही कोर्ट ने बोला कि कॉस्ट दो तरीके की होती हैं। फर्स्ट इज द एक्चुअल कॉस्ट। एक्चुअल कॉस्ट मतलब कि जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर लगा पहली डेट कर, जब आप अपेयर हुए, आपने एडजर्नमेंट कराई और अब आप अगली डेट पर आएंगे, तो इसमें जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर लगा, जो दूसरे पक्षकार हैं उसको जो आना पड़ रहा है, फिर आया है ना, कुछ टाइप कराया, मतलब जो जो खर्चे उसकी उस प्रोसीडिंग में लगेंगे, एक्चुअल एक्सपेंडिचर की कॉस्ट विल बी इम्पोज टू द पार्टी हु इज रिक्वेस्टिंग फॉर द एडजर्नमेंट। जो वो स्थगन चाहता है उसके ऊपर जो वास्तविक खर्चे आए हैं वो उसको देने पड़ेंगे। दूसरी चीज, punitive cost will also impose to the party who is asking for the adjournment. Punitive cost क्या होती है, as the punishment, कि आप adjournment ले रहे हैं, आपकी वजह से क्या हो रहा है, proceeding delay, दूसरे पक्षकार का एक्सपेंडिचर लग रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा है, तो प्यूनिटिव कॉस्ट भी लगाएंगे। प्यूनिटिव कॉस्ट, ये कॉस्ट इसलिए कोर्ट इम्पोज करती है, पहला तो जो पार्टी आपकी वजह से सफ़र कर रही है उसको उसकी कॉस्ट दिला देना। दूसरा ऑब्जेक्ट होता है सो दैट जो पार्टीज़ हैं वो कोर्ट की प्रोसीडिंग को नेग्लिजेंटली ना लें, टेकन फॉर ग्रांटेड ना लें। अगर आप बार बार एडजर्नमेंट मांगेंगे देन कोर्ट विल इम्पोज द हाई कॉस्ट ऑन यू। कोर्ट बहुत ही हाई अमाउंट में आपके ऊपर कॉस्ट इम्पोज करेगी, एक्चुअल के प्लस हाई, एंड दैट हायर अमाउंट इस कोर्ट में, इस केस में कोर्ट ने बोला था द अमाउंट ऑफ द कॉस्ट मस्ट बी हायर देन द एक्चुअल एक्सपेंडिचर। ज़्यादा होनी चाहिए, जो वास्तविक खर्चे हैं उनसे ज़्यादा इसलिए होनी चाहिए ताकि ये एक्ट एक डिटरेंट की तरह एक्ट करे दूसरे पार्टीज़ पर। कैसा, एक डिटरेंट इफेक्ट हो, पार्टीज़ के अंदर ये डर हो कि मैं बार बार अगर एडजर्नमेंट कराने जाऊंगा तो कोर्ट मेरे ऊपर कॉस्ट इम्पोज करेगी। अब कॉस्ट अगर मान लीजिए छोटी सी कॉस्ट इम्पोज कर दी, 100 रुपये 200 रुपये, तो पार्टीज़ के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा। वो इतना प्लीडर्स को, अपने एडवोकेट को फीस दे रही हैं, वो एडजर्नमेंट का भी कॉस्ट दे लेंगे। तो द कॉस्ट विल बी डिटरमिन्ड बाय द कोर्ट अकॉर्डिंग टू द फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस एंड ऑल्सो अकॉर्डिंग टू द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द पार्टीज। अब पार्टीज बहुत स्ट्रॉन्ग है, फाइनेंशियली काफ़ी पावरफुल हैं, तो क्या उनके ऊपर 100 200 1000 या 5000 रुपये से उनके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो जैसी पार्टीज होंगी, जो उनका फाइनेंशियल पोजीशन होगा, उसके अकॉर्डिंग कोर्ट कॉस्ट इम्पोज करती है। ये सेम कॉस्ट का कॉन्सेप्ट आपको सेक्शन 35, 35A, 35B, 35A में तो फिक्स है कि कंपनसेटरी कॉस्ट 3000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, लेकिन 35B और 35 में जो जनरल रूल है, जब भी कॉस्ट इम्पोज करेंगे यही रूल होता है कॉस्ट का, ठीक है। तो एडजर्नमेंट डिस्क्रिशनरी, इट इज़ द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट, ठीक है। दूसरा, एडजर्नमेंट में बी अलाउड एट एनी स्टेज, ठीक है।
तीसरा, मैक्सिमम पीटी में ये पूछा जाता है मैक्सिमम कितना एडजर्नमेंट हो सकता है, तो ऑर्डर 17 रूल 1 में 3 एडजर्नमेंट हो सकते हैं, बट इंटरव्यू में आपसे पूछा जाएगा। तो क्योंकि इस ऑर्डर 1 के नीचे जो प्रोविजो है उसमें लिखा है कि इवन आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द, पीटी में भी पूछ सकते हैं, आप ध्यान रखिएगा, ऑर्डर 17 में ही साफ साफ लिखा है कि इवन आफ्टर द 3 एडजर्नमेंट, 3 एडजर्नमेंट के बाद अगर एडजर्नमेंट देना है तो किस ग्राउंड पे होगा, केवल एक ही ग्राउंड है उसके लिए कि इफ देयर इज एनी एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस विच इज बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द पार्टी देन कोर्ट विल अलाउ द एडजर्नमेंट मोर देन 3। 3 के बाद भी फर्दर एडजर्नमेंट दिए जा सकते हैं, कोर्ट को लिबरल होना चाहिए, ठीक है। और वो एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस कौन सी होती हैं, सिकनेस हो सकती है, इनएबिलिटी हो सकती है, एक्ट ऑफ गॉड हो सकता है। इस सैलम एडवोकेट के केस में ही कोर्ट ने बताया था, गुजरात रॉयट्स के केस का सिचुएशन बताया था, सुनामी की सिचुएशन बताई थी, अर्थक्वेक की सिचुएशन बताई थी, जिसमें कि फर्दर किए जा सकते हैं। इनएबिलिटी, एक्सीडेंट, मोटर व्हीकल, आपका कोई सीवियर आपको ऐसी इंजरी हुई है, आपके प्लीडर अगर बीमार है, प्लीडर का अगर एक्सीडेंट हुआ है तो भी आपको फर्दर एडजर्नमेंट ग्रांट कर देना चाहिए, ठीक है। इसके बाद देखिए एक सिचुएशन आती है ऑर्डर 17 में कि अगर जिस दिन को आपने सपोज एडजर्नमेंट कराया और नेक्स्ट डेट आपने लगवाई, उस नेक्स्ट डेट को अगर वो सपोज वो विटनेस के एग्जामिनेशन के लिए था, वो विटनेस आ गया और वो प्लीडर या तो एब्सेंट है या वो पार्टी एब्सेंट है जिसको कि एग्जामिनेशन करना था। सपोज वो डेट थी वो किसी विटनेस के एग्जामिनेशन के लगी थी, विटनेस भी प्रेजेंट हो गया, बट जो प्लीडर था वो नहीं प्रेजेंट हुआ और या तो पार्टी नहीं प्रेजेंट हुई, तो कोर्ट क्या करेगी? या विटनेस भी प्रेजेंट है, पार्टी भी प्रेजेंट है, प्लीडर भी प्रेजेंट है, बट द पार्टी और प्लीडर जो है वो रेडी नहीं है एग्जामिनेशन करने के लिए विटनेस का, तो क्या होगा? देन कोर्ट इज ऑथराइज्ड टू रिकॉर्ड द स्टेटमेंट ऑफ द विटनेस इटसेल्फ। कोर्ट खुद से, कोर्ट फिर एडजर्न नहीं करेगी, सारे प्रेजेंट हैं, वो विटनेस प्रेजेंट है, तो कोर्ट इज ऑथराइज्ड टू रिकॉर्ड द स्टेटमेंट। इसके बाद एक रूल और आता है कि प्रोसीजर, वो प्रोसीजर जहां पर कि जो एडजर्नमेंट की डेट आपने ली थी अगली, उस डेट को अगर पार्टी प्रेजेंट नहीं हुई, फिर कोर्ट क्या करेगी? उस सिचुएशन में कोर्ट क्या फिर फर्दर एडजर्नमेंट करेगी? तो इसमें ऑर्डर 17 के रूल 2 में साफ साफ लिखा हुआ है, कोर्ट इज ऑथराइज्ड टू पास एनी ऑर्डर विच मे बी पास्ड अंडर ऑर्डर 9। अगर कोई पार्टी प्रेजेंट नहीं होती है तो कोर्ट क्या कर सकती है? ऑर्डर 9 पर मेरी वीडियोस हैं 2 पार्ट में, आप उसको देख लीजिएगा, आपको आइडिया लग जाएगा, बट शॉर्ट में मैं बता देती हूँ कि अगर पार्टीज अपेयर नहीं होती हैं जिस डेट पर उनको अपेयर होना है, तो कोर्ट या तो सूट को डिसमिस कर सकता है या फिर एक्स पार्टी प्रोसीडिंग कर सकता है, ठीक है। तो वो यहाँ पर कोर्ट उसमें कर देगी। तो और एक और इसमें रूल है जो भी इम्पोर्टेंट है, अगर मान लीजिए किसी केस में, किसी सूट में पार्टीज को जो जो एविडेंस प्रोड्यूस करने थे वो कर चुका और कोर्ट ने उसके उस पोर्शन को रिकॉर्ड भी कर लिया। सपोज 7, 8, 10, 15 हियरिंग हो चुकी, ठीक है, और जो जो उसको एविडेंस देने थे, जो डॉक्यूमेंट देने थे, वो सब दिए भी, कोर्ट ने उसको एग्जामिन भी कर लिया, उसको रिकॉर्ड भी कर लिया, या सब्सटेंशियल पोर्शन, जो सब्सटेंशियल, जो मेन भाग है जिसके बेसिस पर जजमेंट दिया जा सकता है, वो कोर्ट ने रिकॉर्ड कर लिया, और उसके बाद अगली डेट को पार्टी अपेयर नहीं होती है, तो कोर्ट क्या करेगी? तो यहाँ पर एक लीगल फिक्शन क्रिएट होता है, आई थिंक ये रूल 3 है, इसमें एक लीगल फिक्शन, ऑर्डर 17 का ही यहाँ पर एक लीगल फिक्शन क्रिएट होता है। कोर्ट विल प्रिज्यूम एज, कोर्ट ऐसी अवधारणा कर सकती है, भले से वो पार्टी एब्सेंट है, कोर्ट ये अवधारणा कर सकती है कि वो पार्टी कोर्ट में प्रेजेंट है। समझ में आया? मतलब कि उस पार्टी के अगर एविडेंस रिकॉर्ड हो चुके हैं तो उसके होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोर्ट में पास द ऑर्डर एज कोर्ट थिंक फिट, क्योंकि उसके एविडेंसेस तो ऑलरेडी रिकॉर्ड हो ही चुके हैं, तो अगर वो एब्सेंट भी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोर्ट में पास द फर्दर ऑर्डर, ठीक है। ये आपका ऑर्डर 17 है। अगर इसमें कोई इशू हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।